Hello student and welcome to the 26th lecture for class 9th mathematics foster and myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है, द चैप्टर नेम इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, और इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में जैसा कि आपको पता है कि हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है और कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो मोर और लेस एनसीईआरटी सेंटर्ड रहेगा, यानी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप लोग भी अपना को होमवर्क जो है एनसीईआरटी का वो सबमिट कर दीजिए। ठीक है, आई थिंक ये हमारा फोर्थ चैप्टर है क्योंकि नंबर सिस्टम हमने कर लिया है, हमने पॉलिनॉमियल कर लिया है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर अप कर लिया है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी हमारा अब फिनिशिंग स्टेजेस में आ पहुंच गया है। तो आई थिंक 4 चैप्टर्स हो गए हैं हमारे, कंप्लीट इन डिटेल्स हो चुके हैं। तो जितना आप कोशिश करो कि रिवीजन भी साथ साथ रखो, है ना। ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ते जाएं और आप पीछे का भूलते चले जाओ। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए वीकली एक चैप्टर का तो रिवीजन रखा करो। जैसे कि अगर आपने डिसाइड किया कि ये वीक हमने नंबर सिस्टम रिवाइज कर लिया है तो नंबर सिस्टम के एक बार सारे क्वेश्चंस देख लिए इंपॉर्टेंट, है ना, जो आपको उस टाइम दिक्कत आई थी करने में जब आप एक्चुअल में पहली बार इसको कर रहे थे। उसके बाद आप नेक्स्ट वीक आप पॉलिनॉमियल का रिवीजन कर सकते हो। पॉलिनॉमियल का क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो आप उसको चाहो तो 2 वीक में भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना अच्छे से लेके चल रहे हो, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है कि भूल जाओगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार बैटिंग सीख ली, अगर मैं आपको बोलूँ कि जो हमारा सचिन तेंदुलकर है, अब वो वीरेंद्र सहवाग है, ये सारे जो प्लेयर्स हैं जो बहुत बढ़िया बैटिंग करते थे किसी ज़माने में, और इनसे अगर मैं बोलूं कि अब आ जाएं फ़ौरन और आके वर्ल्ड कप जिता के ले जाएं यार, आज आज हमारी अच्छी बैटिंग करके दिखाएं, तो ये बैटिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके रेस्पेक्ट में विराट कोहली या रोहित शर्मा बहुत अच्छी बैटिंग कर जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। अब सचिन के पास इतनी प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है, वो खुद प्रैक्टिस नहीं करता है नेट के अंदर, लेकिन विराट कोहली 3-3 घंटे प्रैक्टिस करता है डेली ऑन नेट। सो अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैथमेटिक्स अच्छी रहेगी, भले ही कितना ही समझ में आ जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मैथमेटिक्स ज़्यादा समझ में आ रही है तो आप ये कहने लग जाओ कि सर मुझे तो समझ में सब आता है। समझ में तो सबको आता है बेटा। समझ में तो अगर मैं किसी वीक स्टूडेंट को भी समझाऊंगा तो उसको भी समझ में आ ही जाएगा। लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको कितना समझ में आया, इट इज़ अबाउट कि आप कितना जल्दी यानी उसको रिटेन करते हो, कितनी दिन तक रिटेन करते हो। और रिटेनिंग जो पावर है वो तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है। सो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर रही होंगी। अब आई थिंक हमें जो पिछला है ऊपर से ग्राफ कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, ये ग्राफ हमने कॉपी करा था लास्ट क्लास में क्योंकि हमें आज ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जस्ट एंड होल्ड ऑन कि हम इसको ग्राफ को एक बार कॉपी कर लें और नीचे भी इसको ग्राफ को बना लेंगे। ठीक है। तो उससे क्योंकि आज हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि एनसीईआरटी के ज़्यादातर क्वेश्चन किस में है, ग्राफिकल बेस्ड है। तो हम उसको ऐसा ही करेंगे। कॉपी होता है, ये बिल्कुल कॉपी होता है स्टूडेंट। यस, ये कॉपी हुआ और अब हम इसको नीचे पेस्ट कर लेंगे। लेकिन बिफोर पेस्टिंग एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कौन से हैं। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द 3x + 4y = 12, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो एक बार इसको कर ही लेते हैं। ये होमवर्क था तो इसको एक बार कर लेते हैं। तो होमवर्क में क्या था कि 3x + 4y = 12 का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। हमने क्या किया था, ग्राफ बनाने के लिए हमेशा बोला है कि एक बॉक्स बनाना है आपको। वो बॉक्स में कम से कम 3 सॉल्यूशन लिखने हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के, कम से कम, है ना। 2 सॉल्यूशन से एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आती। और मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप 4 सॉल्यूशन लिख के लाइन खींचोगे तो बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी आएगी, है ना। लेकिन 3 सॉल्यूशन से भी काम चल सकता है। तो एक्स और वाई हमने लिख लिया। अब यहाँ पे अगर किसी भी एक वैल्यू में सॉल्व कर लो इसको, है ना। तो बेसिकली 3 के मल्टीपल ज़्यादा होते हैं 4 के कंपैरेटिव, तो हम 3 में ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो 3x = 12 - 4y लिखेंगे और x = 12 - 4y अपॉन 3 लिखेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है ना। और इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी।
बिल्कुल सिंपल सिंपल लॉजिक है ना। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 4, इस तरह से आ रहा है। और लास्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ माइनस करते हैं इसके अंदर, जैसे कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये अपने को इसका मल्टीपल यानी इसको इवन नंबर करे, लेकिन ऐसा इवन नंबर करे कि जो 3 से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो ऐसा करते हैं कि 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। तो ये 4 6 ज़ा 24 जो है ना, ये अपने को थोड़ा सा दे रहा है, यानी अगर y की वैल्यू मैं 6 रखता हूँ, है ना, तो 4 6 ज़ा 24, 12 माइनस 24 कितना होता है, 12 होता है, तो ये -4 आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -4, तो ये -4 और +6। तो ये 3 सॉल्यूशन है, इसको हम लिख लेते हैं 4,0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4,0 और क्या है 3 0,3 एंड -4,6, 0,3 एंड -4,6। तो ये 3 सॉल्यूशन है जिससे हमें ग्राफ बनाना है। तो अब इसको ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पहले प्लॉट करेंगे। तो आई थिंक ग्राफ पेपर बहुत कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ पेपर कॉपी हो गया है। और इसके अंदर हम क्या मार्क कर देंगे, पहले तो नंबर्स मार्क कर देते हैं, कोऑर्डिनेट 0 1 2 3 4 5 6 7, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब सबसे पहले मार्क करना है 4,0। तो 4 यानी x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे ही क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये रहा 4,0। ठीक है, इसको हमने बोल दिया 4,0। फिर 0,3 यानी x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट +3, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पे होता है, 0,3 ये रहा। और फाइनली क्या है -4,6, तो ये रहा x कोऑर्डिनेट -4 मूव करो और फिर प्लस के अंदर 6 यूनिट मूव कर जाओ, तो ये रहा आपका 6 यूनिट। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक लाइन खींच दी, स्ट्रेट लाइन, दिख रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये है इसका ग्राफ। ठीक है, -4 का, ये है -4,6, ये है 0,3 और ये है 4,0, इस तरह से। दिस इज द स्ट्रेट लाइन ऑफ 3x + 4y = 12। अब इस पॉइंट पे जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सा भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, है ना, वो सारे इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद अब अपन देख लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या है। तो देखो ये ग्राफ, इसका आंसर भी इन्होंने दे रखा है, इस तरह से ग्राफ बन रहा है इनका, है ना। तो ये देखो -4 और -4 पे ये 6 यूनिट आ रहा है, इस तरह से सॉल्यूशन बन रहा है। तो ये सारी चीज़ अपने को, ये रहा -4,6, है ना। हमने 3 पॉइंट से बनाया था तो एक्यूरेसी बढ़िया आती है, 3 पॉइंट से ही बनाओगे तो हमेशा अच्छा रहेगा स्टूडेंट। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, ये जो है ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। ये ऑलरेडी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है ना, जैसे कि ये ग्राफ है सपोज, और कोई लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, यानी सपोज करो हमने ऐसी लाइन बना ली, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = सम कांस्टेंट, क्योंकि ये इस लाइन पे सारे पॉइंट्स में y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो y = 3 मान लेते हैं सपोज करो। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,3। तो कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = समथिंग, है ना, उसमें x नहीं आएगा, है ना, पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये चीज़ हम कर चुके हैं। और इसी तरह कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, जैसे ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये x = समथिंग होगी, सपोज करो 2 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, x = -3 इधर आ जाएगा सपोज, है ना। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है जैसे कि ये है, तो वो y = समथिंग, अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो वो x = समथिंग। मार्क माय वर्ड, और उसको इंट के अंदर लिख लो, है ना। तो इस तरह से आपको चीज़ों को देके चलना है। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस वाली कहानी जो है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि देखो ये जो लाइन है x = 5, x = 5, ये किसके पैरेलल टू y एक्सिस, इसीलिए
इसीलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, x=5। अब x=5 का मतलब ये है कि x=5 में जितने भी पॉइंट्स है, इस लाइन में जितने भी पॉइंट है, उन सब के x कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 5 होंगे। इसका जैसे इस सपोज इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं, 5 कॉमा समथिंग। बात समझ लो, इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो समझो 5 कॉमा समथिंग अगेन, समझ लो। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस के अंदर जो x कोऑर्डिनेट होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, है ना। ऑल द x कोऑर्डिनेट्स आर कांस्टेंट, ऑल द x कोऑर्डिनेट ऑन दिस लाइन आर कांस्टेंट, ऑन दिस लाइन आर सेम और कांस्टेंट। सेम का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, ये चीज लिख सकते हो। इसी तरह अगर इसके अंदर देखो y=-3, तो ये कौन सी है, ये पैरेलल टू x एक्सिस हो गई है ना, ये पैरेलल टू x एक्सिस हो गई है। तो पैरेलल टू x एक्सिस को लाइन को कैसे लिखा जाता है, y= समथिंग, है ना। तो इसके अंदर इसको आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस भी बोल सकते हो। और इसके अंदर क्या होगा, ऑल द y कोऑर्डिनेट्स आर सेम, ऑल द y कोऑर्डिनेट्स ऑन दिस लाइन आर सेम, ये चीज बोल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल कहानी है। अगर कोई लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल है तो अपने को ये समझ में आना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वो लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है, x= समथिंग। मैंने क्या बोला, अगर मैं बोलता हूँ कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, x= समथिंग। यानी कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और कोई लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसी तरह इसको अदर वे लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। मेरे वर्ड्स को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लो, पॉज करके वापस से रिवाइंड करके सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कॉल मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला कंसेप्ट है, फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ देन कॉल मी। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज जो है हमारी एनसीईआरटी की, और ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर एक्सरसाइज जो 4.1 है। जो पहला क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम का है। वर्ड प्रॉब्लम समझ में आता है, वर्ड प्रॉब्लम होती है बेसिकली कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, हम उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर। वी ट्राई टू कन्वर्ट दोज इन्फॉर्मेशन इनटू अ मैथमेटिकल लैंग्वेज। और मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या होती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज इक्वेशन होती है, ठीक है। तो जैसे अब देखो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका यह है कि जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती जाती है क्वेश्चन को रीड करने के बाद, वैसे ही आप उसको कन्वर्ट करते चले जाओ, है ना। हमेशा याद रखो कि मैथमेटिक्स के अंदर या तो टाइम्स लिखा होगा या मोर लिखा होगा या कुछ ट्वाइस लिखा होगा, इस तरह से कुछ चीज़ें लिखी होंगी। तो इनका मतलब क्या होता है, जैसे मैं कोई बोलूँ कि कोई चीज़ किसी की थ्राइस है तो थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स। बात समझ रहे। मैं बोलता हूँ कि आप ए पर्सन की एज बी पर्सन से 6 मोर है, तो 6 मोर का मतलब क्या होता है, 6 प्लस है। यानी अगर ए पर्सन की एज 6 ईयर्स है तो बी की क्या हो जाएगी, 6 + 12 हो जाएगी, 6 + 6 हो जाएगी, 12 ईयर्स हो जाएगी। ये सारी कहानी आपको लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही रिलेशन है। अब देखो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक आप एक्स ले लो और डेट ऑफ पेन इज वाई ले लो। अभी कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक क्या है, क्या कॉस्ट ऑफ द नोटबुक है एक्स, तो हमने एक्स को लिखा। इज का मतलब होता है इक्वल्स टू, ये जो इज है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज का मतलब इक्वल्स टू मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। इज, शैल बी, वुड हैव, है ना, शैल हैव, वॉज, ये सारी चीज़ें का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू। इंग्लिश के मैथमेटिक्स में जब आप कन्वर्ट करोगे, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो कॉस्ट ऑफ ए पेन कितनी, वाई है, तो ये इक्वेशन बन गई। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो ये क्या बन रही है, ये बन रही है x = 2y, और इसको आप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो x - 2y = 0। और अगर आप इसको किससे कंपेयर करते हो, इसको ax + by + c से कंपेयर करते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन के आ रही है, इक्वेशन बन के आ रही है x - 2y + 0 = 0। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू -2 आ रही है, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन
in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a b c in the ईच केस। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो पहला केस है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35। तो भाई 9.35 को तो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव नंबर है। तो 9.35 9.355555 ऐसे है ना, 5 पे ही बार है सिर्फ, तो 5 पे बार है तो 5 को ही हम अपन आगे बार बार रिपीट कराएंगे। तो इसको x मान लेते हैं। तो एक बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10x आ जाएगा, 93.55555555 आ जाएगा। और एक बार 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट सेम करना होता है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 935 हो जाएगा, फिर 555555 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 90x और ये हो जाएगा 5 - 3 2 एंड 13 - 9 ये कितना होता है 4 और ये 842 ये आ जाएगा। 13 - 9 कितना हो रहा है 4 है ना, और ये 842। तो x इज इक्वल्स टू 842/90। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हो 842/90। इसको और कैंसिल करा जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये 2 जगह 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 245 ज़ा। और कैंसिल हो सकता है क्या ये, नहीं आई थिंक सो, बस यही रहेगा 4 2 6 7 421/45। तो ये पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y और ये 9.35 को अपन क्या लिख सकते हैं 421/45। अब इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो है ना। तो 45 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 45 × 2 90x हो जाएगा, 45 × 3 135y हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 421। तो इसको लिखेंगे 90x प्लस 135y माइनस 421 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे समझ में आ रही है, a की वैल्यू आपकी 90 हो रही है, b की वैल्यू 135 हो रही है और c की वैल्यू -121 हो रही है। इस तरह से अपन इनके क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट अपना सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास x - y/5 - 10। तो x - y/5 - 10, तो x - y/5 - 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम ले लेंगे 5, तो 5 एलसीएम आया तो ये हो जाएगा 5x - y - 50 इज इक्वल टू 0। तो 5x - y - 50 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 आ जाएगा। तो यही आ जाएगा 5x - y - 50 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा इसका है ना। तो 5x - y - 50 इज इक्वल टू 0, 5x - y - 50 इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, a की वैल्यू 5 आ रही है, b की वैल्यू -1 आ रही है और c की वैल्यू -50 आ रही है। फिर आ जाते हैं -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सो -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपन ऐसा करेंगे कि 2x को उधर ले जाते हैं। तो 2x RHS में जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, 3y RHS में जाएगा तो -3y हो जाएगा और प्लस 6 तो रहेगा ही रहेगा। और इधर क्या बचा, इधर 0 बचा। तो ये कन्वर्ट हो गया 2x - 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है -3 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो इस तरह से अपने को 2x - 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 3y को तो आपको बस एज सिंपल एज डेट लिखना है, x - 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई करके जैसे कि इसी फॉर्म की क्वेश्चन है तो ये जाएगा x - 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू यहाँ पे -3 और c की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। ठीक है। फिर आ जाता है अपना ये फोर्थ पार्ट हो गया। फिर 2x इज इक्वल टू -5y। तो 2x इज इक्वल टू -5y है ना, तो इसको आप लिख लो 2x इज इक्वल टू -5y। -5y को LHS में लिया हो तो ये 2x प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और इसको अगर ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में न्यूटेट करना है तो 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो बहुत सिंपली यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। इस तरह से अपन इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये भी हमारा पार्ट हो गया। फिर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर तो आप नोटिस करोगे ना तो कोफिशिएंट ऑफ y नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने पॉलिनोमियल बताया था कि अगर कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आता है तो इसका मतलब वो कोफिशिएंट 0 है, तभी उससे मल्टीप्लाइड होकर वो 0 हुआ है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 3x सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस 0 टाइम्स y। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 0 है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप समझ लो कि a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है 0 है, c की वैल्यू कितनी है 2 है।
तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा इजीली, है ना। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है स्टूडेंट, ए की वैल्यू यहाँ पे है 3 और बी की वैल्यू है यहाँ पे 0 और सी की वैल्यू है यहाँ पे +2, ये 6 पार्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अपन कैसे लिख सकते हैं, 0 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो अगेन ए की वैल्यू यहाँ पे 0, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 और सी की वैल्यू यहाँ पे -2, अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 2x इज इक्वल्स टू 5, तो 2x इज इक्वल्स टू 5 को आप इक्वेट कर दो, तो 2x इज इक्वल्स टू 5, तो 5 को उधर ले जाओ, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। y का कोविशेंट नहीं है, जिसका मतलब y का कोविशेंट क्या है, 0 है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब आप a की वैल्यू और b की वैल्यू बता सकते हो, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है स्टूडेंट, 2 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -5 है। दिस इज हाउ द थिंग विल वर्क आउट, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा लास्ट पार्ट भी हो गया और ये पूरा क्वेश्चन हमारा फिर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक एक्सरसाइज 4.1 में 2 ही क्वेश्चन है, तो हमने दोनों ही क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं, तो आपका काम है कि इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2, और 4.2 के बाद एक और एक्सरसाइज बचती है, नहीं 2 एक्सरसाइज बचती है ना, 4.3 और 4.4, तो आई थिंक एक और क्लास लगेगी। तो 4.2 पहले कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। अच्छा, अब हमेशा की तरह याद रखो कि जब भी मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे पुट ऑन करता हूँ तो क्या काम करना होता है, वीडियो को पॉज करना होता है। वीडियो को पॉज करने के बाद एक बार क्वेश्चन को खुद पढ़ा जाता है, कुछ ट्राई किया जाता है, कुछ सोचा जाता है। अगर आपको आता है तो आप करोगे, नहीं आता है तो ट्राई करोगे। अगर ये क्वेश्चन सर ने पुट ऑन किया है तो उसके पीछे की थ्योरी हमें पढ़ा चुके हैं, तो एक बार जाके पीछे के पन्ने पलटा करो, जो अपने क्लास नोट्स हैं उसके पीछे के पन्ने पलटा करो कि कहाँ पढ़ाया है सर ने ऐसी चीज़ें, है ना, कहाँ पे कुछ बोला है। क्योंकि मैं बहुत डिटेल के अंदर कोई चीज़ की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूँ उसकी थ्योरी कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाई होती है। ये सारे वर्ड, ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, इसके नीचे आप देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा y इज इक्वल्स टू 3x + 5 लिखा हुआ है। ये एक लीनियर इक्वेशन, और जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिक, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये सारे वर्ड मैं यूज़ कर चुका हूँ और मैंने कई बार इस पॉइंट को रिपीट किया था। तो अब आपका काम है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, राइट। देखो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई इज इक्वल्स टू 3x + 5। तो ये पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन के बारे में हमें कमेंट करना है कि सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन आए, या 2 होगा, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। y इज इक्वल्स टू 3x + 5। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिंगल लीनियर इक्वेशन के, किसी भी y इज इक्वल्स टू 3x + 5, यही है ना इक्वेशन। तो किसी भी सिंगल लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये अपन प्रूव करके भी बता सकते हैं। आप बोलोगे सर y इज इक्वल्स टू 3x + 5 के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, 1 नहीं होंगे, यूनिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो भाई x और y की वो वैल्यू, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो वैल्यू जो अगर अपन इस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रू, यानी सेटिस्फाई कर जाएगी, है ना। तो आप x और y की वो वैल्यू पुट कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे रखी 1, सपोज करो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे रखी 1, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 5 + 3 8। मैं सपोज करो मैंने x की वैल्यू रखी -1, तो -1 रखी तो 5 - 3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर मैंने x की वैल्यू -2 रखी, सपोज करो, है ना, x इज इक्वल्स टू -2, तो 5 और ये 3 × -2 -6, तो -6 + 5, तो y की वैल्यू -1 आ रही है। सपोज करो मैंने x की वैल्यू रखी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। सपोज करो मैंने x की वैल्यू रखी 2, तो 3 × 2 = 6 + 5 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, राइट। तो अगर आपसे पास ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन है, तो यूनिक तो नहीं हो सकते हैं। यूनिक क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे दिखा दिया कि एक नहीं कई सॉल्यूशन आ रहे हैं। और फिर कह रहा है कि 2 सॉल्यूशन भी नहीं हो सकते। 2 सॉल्यूशन तो हमने यहीं भी बना दिया। एक सॉल्यूशन तो क्या आ गया, अगर आप नोटिस करोगे, एक सॉल्यूशन आ गया 1,8, एक आ गया -1,2, फिर आ गया -2, -1, तो 2 से ज़्यादा ही आ रहे हैं, 0,5 और 2,11। तो इस तरह से ये यही सॉल्यूशन है क्या, नहीं, ये तो मैंने 4-5 सॉल्यूशन लिख के दिखा दिया। ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे किसी सिंगल लीनियर इक्वेशन वेरिएबल के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही ट्रू होगा। बात समझ रहे हैं। और y के अंदर आप ये टेबल बना के दिखा दो, उनको शो कर दो कि देखो इसके सॉल्यूशन इस 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, 1 से ज़्यादा आ रहे हैं। और सॉल्यूशन का मतलब भी डेफिनेशन लिख दो। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देखना, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, सॉल्यूशन आर दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y, सॉल्यूशन आर दोज वैल्यू of x and y such that
if we put these value in the equation satisfy or become true, है ना, the equation become true और satisfy, ठीक है। यानी जैसे कि सपोज करो मैंने -2, -1 इस इक्वेशन में पुट किया, सपोज करो, है ना, तो -2, -1 मैंने पुट किया, तो y कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स -2 प्लस 5 आ रहा है, तो 3 टाइम -2 कितना होता है, -6 प्लस 5 कितना होता है, -1, तो ये क्या हो रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। तो LHS इक्वल्स टू RHS का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ट्रू हो गई, सेटिस्फाई कर गई है। तो इक्वेशन ट्रू होने का मतलब क्या होता है, LHS इक्वल्स टू RHS। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन ये होता है, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू x और y की वो वैल्यूज, यानी कोऑर्डिनेट्स x और y के वो कोऑर्डिनेट्स जो अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। इक्वेशन ट्रू होने का मतलब है कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2,7 इसका सॉल्यूशन है क्या, 2,7 इसका सॉल्यूशन है क्या, तो आप क्या करोगे, आप पुट करके चेक कर लोगे, सर एक भी हम बता देते हैं। तो आपने 7 पुट किया, y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 प्लस 5, तो ये कितना आ रहा है, 7 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 5 11, तो 7 और 11 बराबर होते हैं क्या, नो। तो 2,7 इज नॉट ए सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वेशन ट्रू नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप। तो ये कहानी आप याद रखो, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इनके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, 2x प्लस वाई के, y प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 के, और x इज इक्वल्स टू 4y के। तो पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 के लिख लेते हैं, 4 सॉल्यूशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो हमेशा डिविजन वाला चीज़ को अपन अवॉइड करते हैं लिखने के लिए, तो हमने इसको y से इक्वेट किया, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। अब आप सॉल्यूशन लिखते जाओ। अगर आप x की वैल्यू सपोज करो, x की वैल्यू यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, 4 सॉल्यूशन लिखना है, टेबल बना के लिख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू सपोज करो 1 रखते हैं, सपोज करो, तो x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 7 माइनस 2 कितना आ जाए, y की वैल्यू 5 आ रही है। x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 7 माइनस 0 7 आ रहा है। x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6, y की वैल्यू 1 आ रही है। x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 2 जा 4, 7 माइनस 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हो गए, 1,5 0,7 3,1 एंड 2,4 आर द 4 सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। इसी तरह पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 की सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है ना। तो अगेन टेबल बनाते हैं, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 के लिए 4 सॉल्यूशन के लिए टेबल बनाते हैं, और एक्स और वाई की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये रहा एक्स और ये रहा वाई, और पहले y के इक्वेट कर देते हैं ना, तो क्योंकि डिवीजन फॉर्म में नहीं हम अवॉइड करते हैं, तो 9 माइनस पाई एक्स आ जाएगा, ठीक है, 9 माइनस पाई एक्स आ जाएगा। तो अब आप x की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। सपोज करो मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। सपोज करो x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 माइनस पाई, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। सपोज करो मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 2 पाई। और सपोज करो मैं x की वैल्यू 1 अपॉन पाई पुट करता हूँ, 1 अपॉन पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 कितना बचेगा, 8। तो 4 सॉल्यूशन कितने आ गए, एक तो आ गया 0,9, एक आ गया 1,9 माइनस पाई, ठीक है, और एक आ गया 2,9 माइनस 2 पाई, और लास्ट आ गया 1 अपॉन पाई एक्स कोऑर्डिनेट है, तो 8 आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। ये आपके 4 सॉल्यूशन आ गए। भाई पाई को तो एज इट इज रखना है, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है। पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 नहीं होती है ना, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को नहीं पुट करनी है। आप चाहो तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो 1 है, इसकी जगह आप 1 अपॉन पाई रख लेते, फिर 2 अपॉन पाई रख लेते, फिर 3 अपॉन वाई रख लेते, तो वाई की वैल्यू भी क्या आती, मतलब पाई से इंडिपेंडेंट आती, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू तो पाई के अंदर आएगी। ऐसा नहीं कह सकते कि सर एक्स भी पाई के इंडिपेंडेंट आए, वाई भी पाई के इंडिपेंडेंट आ जाए, क्योंकि पाई से तो मल्टीप्लाइड हो ही रहा है ना एक्स, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू तो पाई के साथ आएगी, या तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा या वाई कोऑर्डिनेट आएगा। और फिर एक्स इक्वल्स टू 4y का सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है, आप रखते जाओ, एक्स वाई की वैल्यू 1 रखो, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, मिल रही है 4। आप वाई की वैल्यू -1 रखो, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, -4। आप वाई की वैल्यू 2 रखो, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, 8। आप वाई की वैल्यू 5 रखो, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, 20। तो ये 4 सॉल्यूशन हो गए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन के भी तीनों ऑप्शन हमने कर लिए।
फिर आया चेक द वेदर द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। भाई फॉलोइंग आर सॉल्यूशन कब होगा, जब ये वैल्यू अगर अपन इसमें सेटिस्फाई करेंगे और इक्वेशन ट्रू हो जाए तो सॉल्यूशन होगा। जैसे 0,2 सेटिस्फाई करके देखो, तो x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 2, तो -4 इज इक्वल्स टू 4। तो -4 और 4 बराबर होता है क्या, नहीं होता है, तो ये नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है ना। 2,0 रख के देखो, तो 2x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो 2 - 0 इज इक्वल्स टू 4। ये भी 2 इक्वल्स टू 4 होता है क्या, नहीं, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। 4,0 रख के देखा तो 4, ठीक है, -0, क्योंकि 2 × 0 0 जाएगा, इज इक्वल्स टू 4, तो 4 इक्वल्स टू 4 होता है। ये सॉल्यूशन है, यस दिस इज ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। ठीक है। √2, 4, √2 रख के देखो, तो x की वैल्यू हमने √2 रखी, ठीक है, और y की वैल्यू क्या रखी, 4√2, तो 4√2 रखी ना y की वैल्यू, तो देखो ये हमने रखी 2 × 4√2, तो ये कितना आ रहा है, √2, और ये आ रहा है 2 4 = 8, 8√2 ये आ रहा है, और इसको माइनस करोगे तो 7√2, और उधर क्या लिखा हुआ है 4, तो ये बराबर नहीं होता है 4 के, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह 1,1 रख के देखो, तो 1 - 2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये आ रहा है -1 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, वो कौन सा था, 4,0 इज ओनली सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, वही सिंपल क्वेश्चन है, 2x + 3y इज इक्वल्स टू k। एक इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल्स टू k। अब कह रहा है कि अगर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर भाई 2,1 इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट, तो 2,1 जब हम इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन विल बिकम ट्रू, है ना। इफ वी पुट 2,1 इन द इक्वेशन 2x + 3y is equals to k, the equation become true, as it is, as 2,1 is the solution of 2x + 3y is equals to k। ये स्टेटमेंट लिख के आप 2,1 पुट कर दो, तो 2,1 पुट किया हमने इस इक्वेशन में, तो कितना आ रहा है, 2 × 2 + 3 × 1 इज इक्वल्स टू k, तो 2 2 = 4 होता है, 4 + 3, तो k की वैल्यू कितनी आ रही स्टूडेंट, k की वैल्यू आ रही 7। यही आंसर हो गया हमारा, k इज इक्वल्स टू 7। तो ये 4th क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। बात समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को एनालाइज करके आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट, एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चन। हमने आज एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइजेस करी हैं, एक्सरसाइजेस 4.1 की है और एक्सरसाइज 4.2 करी है, उनके सारे कंप्लीट क्वेश्चन देखे हैं हमने, ग्राफ का एक बार रिकैप देखा है हमने। आप चाहो तो एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, और कुछ लोगों ने कर भी ली है, मेरे पास 1-2 क्वेश्चन 1-2 स्टूडेंट के होमवर्क आए थे, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने कर लिया है। लेकिन आप एक बार फिर से मेरे सॉल्यूशन को देख के एक बार उसको चेक कर लेना कि आपने सही किया है या नहीं किया, कोई गलती तो नहीं हो रही है आप लोगों से, समझ में पूरा अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, स्टिल इफ़ यू हैव अ डाउट, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर मेरे से कोई स्लिप टंग हुआ है, मैंने कोई गलत चीज़ पढ़ा दी है या एक्सप्लेन कर दी है किसी भी वजह से, या कोई बात आप मैंने सही एक्सप्लेन करी हो लेकिन आपको भी समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। You can call me, you can message me, you can schedule a Zoom session with me. Thank you for listening for today's lecture. We will try to meet in the next class. Thank you. Take care. Bye.